बुढ़वा बेईमान मांगे करैला के चोखा चिल्लाते थे दोनों हाथों पर करके, चलो भैया दादरी सतु पिसान रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला में कन्या हमार में हरी, कि ऊंच नीच में कई क्यारी जो उपदेश हो भाई हमारी, ऊंच नीच में कई क्यारी जो उपदेश हो भाई हमारी। ठीक है ना, बूढ़े दूल्हा, ठीक है, जो ब्याह करने जा रहा। तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम एक कहानी की बात करने वाले हैं। आप लोग पीछे या थंबल देकर समझ गए होंगे किस स्टोरी की बात करने वाले। बड़ी ही मज़ेदार, बड़े ही आनंदमय कहानी, जो पढ़े होंगे उनको पता हो कितनी मज़ा आने वाली है। इस कहानी को मेरी जुबानी एक नए अंदाज में आज हम लोग पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। ऐसे तो ये क्लास के माध्यम से देखा जाए तो सीबीएसई का है, सीबीएसई क्लास 10 के कृतिका भाग 2 का ये कहानी है। ठीक है ना, फर्स्ट कहानी माता का अंचल, ठीक है, और शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। लेकिन इस कहानी को हम रेकमेंड करेंगे कि भैया केवल सीबीएसई वाले ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। और यह शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। शिव पूजन सहाय एक ऐसे राइटर है, एक ऐसे लेखक है जो कहते हैं कि हमारे अंदर कहानी लिखने की कला नहीं है, मैं कहानी लिखना नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कहानियों को इस तरीक़ा से सजाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। अपनी भाषा में बिल्कुल एक नए मज़ा आ जाता है इनकी कहानियों को पढ़कर। ये ऐसे सजाते हैं ना कहानियों को कि उनकी कहानियों को मतलब लगता है कि हमारे जो भारत के जो हमारी सभ्यता, जिस सभ्यता संस्कृति में हम रहते हैं वह उसमें से उभर कर आता है। बिल्कुल अपना भाषा, अपनी लहजा, हिंदी भाषा का, अपनी जो हम भाषा यूज करते हैं जनरल लाइफ में बचपना में, वो सारे भाषाओं का ये यूज करते हैं, बिल्कुल मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी को। और आप लोगों के पास पुस्तक होगा तो, और नहीं तो सुनिए, केवल सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये कहानी है एक बच्चा का जिसका नाम है भोलेनाथ, ठीक है ना। मेरे पास ये कृतिका का बुक भी है, ठीक है। और ये लिखते हैं भाई भोलेनाथ एक ऐसा लड़का जो अपने पिता का, अपने माता का दुलारा रहता है। बिल्कुल छोटा सा बालक एक लड़का और दुलारा, ठीक है ना। और कैसे उसके बचपना जो है बीतता है, वैसे उसका ही नहीं हम लोगों का भी बचपना कुछ ऐसे ही बीता हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बड़े ही लहजे में ये सजाए हैं, उनको आइए देखते हैं हम लोग। लिखते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ पर लड़कों का ग्रुप हो, छोटे छोटे लड़कों का, अब कितना भी मना कर रहे जवाला करेगा ही, बदमाशी करेगा ही, ठीक है ना। तो जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़कों का संग वहाँ पर मृदंग बचेगा। मृदंग बजने का मतलब यह हुआ ना कि वहाँ पर धमाका होने वाला है, तोड़ फोड़ होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पर बूढ़ों का संग वहाँ पर खर्चे का तंग। भाई बूढ़े रहेंगे, जवान रहेंगे तो वहाँ पर वे बात करेंगे खर्चा की, रोजगार की, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन बच्चों का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इनके पिता थे तड़के, उनका नाम था तड़के। थोड़ा सा समय तक इसको देख लेते। तड़के अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मानते थे और भोलेनाथ को वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, मानते थे, ठीक है ना। तड़के उस सुबह उठकर अपने बेटे को उठाकर उसे नहलाकर, निमत नहलाकर पूजा करने बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते थे। ये कहानी भोलेनाथ के द्वारा ही बताई जा रही है, ठीक है। और माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। पिताजी के साथ इनका पूरा टाइम बीतता था और माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। माता से दूध पीते थे, उसके बाद काम खत्म हो गया और खाना वाना खा लिया। पिताजी ही खाना खिलाते थे, माँ जबरदस्ती खाना खिला देते थे। यानी पिताजी के साथ ही ज़्यादा इनका समय बीतता था, ठीक है ना। और इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर ही बैठक में सोया करते थे। मम्मी के संग, माता के संग नहीं सोते थे, ये पिताजी के साथ में सोते थे बाहर ही बैठक में, ठीक है। और वो साथ ही हमें उठाते थे। जब वो पिताजी सुबह उठते थे तो अपने साथ इनको भी उठाते थे, अपने नहाते थे, इनको भी नहलाते थे। नहला कर अपने साथ भोलेनाथ को भी, यानी अपने बेटे को भी पूजा पर बैठा लेते थे, ठीक है। और बैठा कर वहाँ पर पूजा पाठ होने लगता भोलेनाथ की बचपना, और वह जिद करने लगते थे कि हमें भी भभूति लगानी है। छोटा बच्चा, उसका बाल अभी कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल जटा सा बाल है और उस पर ललाट पर भभूति लगाना अच्छा लगता था। ऐसा कहा जाते कहते हैं कि भभूति हमारे ललाट पर भी जमती थी, ठीक है ना। तो भभूति लगाने को जिद करने लगते थे, भभूति लगाकर अपने आप को भोलेनाथ समझने लगते थे, ठीक है ना।
पिताजी कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर हमें चौड़े ललाट पर पूरे त्रिपुंड भभूति लगा देते थे और हमारे लीलार में भभूति, देखिए बताए ना कि शिव पूजन जी की भाषा, हमारी भाषा लीलार, हम इसको ललाट को लीलार कहते हैं, ठीक है ना। लीलार में भभूत खूब खिलते थे, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने में हम खास बम भोला बन जाते थे। ये भभूत लगाकर भोलेनाथ का रूप जैसा दिखते थे, ठीक है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे कि मेरे भोलेनाथ आओ इधर। पर असल में हमारा नाम, इनका नाम था तारकेश्वर नाथ, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन वाले लोग। इनका नाम था तारकेश्वर नाथ, ओरिजिनल नाम, लेकिन इनके पिताजी इन्हें अपने प्यार से भोलेनाथ कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि भभूति लगाने के बाद ये भोलेनाथ जैसा लगते थे, तो भोलेनाथ ही इनका पुकार का नाम रख दिया गया, ठीक है। हम भी उनको बाबूजी कहकर, यानी पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, माता को मैया कहत रहे हैं, ठीक है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठ गए तो उनके बगल में बैठ जाते थे, एक आईना लेकर आईना में अपने मुंह को इस तरह निहारते थे, निहार के बनाते रहते थे, ठीक है, और बनाकर तब जब पिताजी तिरछी नज़र से देखते थे तो वह लजा जाते थे और आईना को नीचे रख देते थे, ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखते थे। उनके पिताजी पूजा करना, रामायण पढ़ने के बाद में राम नाम लिखने की कला थी और राम नाम लिखते थे। उनके एक राम नाम वही थी, एक पुस्तिका जिस पर राम नाम लिखा करते थे और उस पुस्तिका को उस पर 1000 बार राम नाम लिखकर उसे रामायण ग्रंथ के साथ में बांध कर रखते थे, ठीक है ना। फिर वे छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े में आटा का गोली बनाकर उस कागज़ के टुकड़े में लपेट कर, ठीक है ना, लेकर गंगा जी के किनारे चले जाते थे इनके पिताजी, और साथ में ये भी जाते थे उनके कंधों पर बैठकर कन्हैया बनकर, ठीक है। और वहाँ पर उस आटे के गोली को वो गंगा जी में फेंकते थे, ठीक है, मछलियों का खाना देते थे और उस समय ये कंधे पर बैठकर एंजॉय करते थे उस टाइम को, उस पल को, ठीक है। उस समय में भी कंधे पर विराजमान रहते थे। जब गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे, आनंद लेते थे। और जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डाली पर उन्हें बैठाकर उन्हें झुलुआ झुलाते थे। यानी गंगा जी से जब वह वापस लौटते थे मछलियों को खाना देकर तो रास्ते में डाली उली दिख जाए तो वहाँ पर जिद करते थे भोलेनाथ कि हमें झुलुआ झूलना है, हमें झुलुआ झूलना है, इस तरह का, ठीक है। तो वह उस डाली पर लेकर चले जाते थे, वहाँ पर बैठाकर भोलेनाथ को कुछ समय तक झुलुआ झुलाते थे। बड़ी मानते थे तारकेश्वर को, यानी भोलेनाथ को, पिताजी। कभी कभी बाबूजी भी हमें कुश्ती लड़ते थे, कभी कभी बाबूजी इनको अखाड़ा में ले जाते थे कुश्ती लड़ने के लिए और जानबूझकर वो अपने को असहाय करते थे। अपने बेटे से यानी भोलेनाथ से वो हार कर गिर जाते थे। भोलेनाथ उनकी छाती पर चढ़कर बैठकर और कहता था मैंने आपको चीट कर दिया, ठीक है ना। और इस बात को सुनकर पिताजी मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, ठीक है। और बैठकर उनके मूँछों को पकड़कर वो उखाड़ने लगता था भोलेनाथ। तो इस चीज़ों को देखकर वो मंद मंद मुस्कुराते थे, मूँछों को अपने छुड़ाते थे और कहते थे कि एक खट्टा एक मीठा हो जाए। खट्टा मीठा मतलब समझिए कि चुम्मी, ठीक है ना, चुम्मी हो जाए खट्टा मीठा। तो वो चुम्मा मांगते थे, भोलेनाथ अपनी गाल को बारी बारी से इधर उधर दाएं बाएं करके एक खट्टा एक मीठा देता था, ठीक है। और अपनी उन भोलेनाथ के कोमल गालों पर पिताजी अपनी मूंछ और दाढ़ी को गड़ा देते थे। तब भोलेनाथ झुझुक कर उसकी मूँछों को नोचने लगता था। फिर वो बनावटी जब उनको मूँछों को यानी पिताजी के मूँछों को जब भोलेनाथ नोचने लगता था तो पिताजी बनावटी रोने लगते थे, ऐसा करके रोने लगते थे, ठीक है ना। और खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगता था, तब वो हंसने लगता था और खुशी खुशी वह घर जाते थे। हमने उनके साथ हंसते हंसते घर आते थे और साथ ही हम चौके पर खाने बैठे जाते थे, ठीक है। अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल मतलब फुलहा के कटोरा, ठीक है ना, फुलहा के कटोरा में दूध और भात सान कर पिताजी छोटे छोटे कवर भोलेनाथ को खिलाते थे और खिलाते थे। और जब हम खाकर ऑफ जाते थे तब मैया थोड़ी सी मैंने खाकर जब ऑफर लेने बाहर जाते थे तो मैया
थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, तब मैया आवत रही यानी मम्मी आगे कहती थी कि इतना ही खाया, थोड़ा और खाना चाहिए, थोड़ा और खाना। जो बाबूजी को कहने लगती थी, बाबूजी को थोड़ी सी कड़ी आवाज़ में कहते थे कि आप 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डालते हैं। बच्चों को लगता है क्या, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चों को लगता है कि हम बार बार थोड़ा करके खाते हैं तो लगता है कि बहुत खा लिए हम, ठीक है ना। तो 4-4 दाने मुंह में डालते हैं, इससे इसका पेट भी नहीं भरता है। इसके मुंह में बड़े बड़े कौर डालिएगा तब नहीं ये खाएगा, इसको लगता है कि हमने खा लिया, ठीक है ना। ऐसे माँ बोलती है और कहती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, देखिए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठीक है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में आगे बढ़ पाएगा, ऐसे टाइप के इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना। देखिए, मैं खिलाती हूँ और वह दही भात लेकर आती है सान कर और बड़े बड़े कौर खिलाती है। कैसे खिलाती है ध्यान दीजिएगा, तो वह उन कौरों को थाली में छोटे छोटे में सजा कर और कहती है कि देखो ये मोर है, ये चिड़िया है, ये है, ये तोता है, सबको एक जगह सजा लेती है और कहती है कि ये तुम मोर को नहीं खाओ तो ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। और वो मजाक में उसको कहता है नहीं उड़ने से पहले मैं खा लूँगा, और उड़ने से पहले सबको वह चट कर जाता था, सारे खाने को खा लेता था, ठीक है ना। और तब बाबूजी कहते थे कि अच्छा, जी कहने लगा अच्छा तुम राजा हो गए हो, जाओ खेलो। बाबूजी कहते थे कि राजा हो गए तुम, जाओ खेलो, सबको खा गए, ठीक है। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी से बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ बाहर गली में निकल जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद ये उछलने कूदने लगते थे कि हाँ मैं राजा हो गया, मैं राजा हो, इस तरह करते हुए। और एक काठ का घोड़ा था जिस ऐसे चलाते थे, उसे लेकर वे निकल जाते थे गली में और वहाँ पर खेलने लगता था। तब तक माँ जाती थी पीछे पीछे, जैसे तैसे करके उसे पकड़ लाते थे, पकड़ के एक करुआ के तेल लेकर ताप वो उबलने लगता था उस तेल से, नहीं चाहता था तेल रखा जाए, ठीक है ना। माँ पकड़ कर लाती है, ठीक है ना। पिताजी भी डांट देते थे माँ को कि खेल रहा है तो तुम उसे क्यों रोला रही हो, और रो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, अब बाल बांधिएगा, उसमें तेल लगाइएगा, ये सब करिएगा तो वो रोने लगता है, ठीक है ना। तो उसे भोलेनाथ तो रोने लगता था, फिर भी उसे ज़बरदस्ती लाकर घर में उसके बाल बांधती है, उसके नाभि में, उसके ललाट पर काला टीका लगा देती है, ठीक है ना। उसे साफ सुथरा करके बिल्कुल रो रहा है, सिसकते हुए पिताजी के गोद में वह बाहर निकलता है। उसे कपड़ा पहनकर, रंगीन टोपी पहनकर वो बाहर निकलता है। बाहर आते ही बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता है। बाहर आते हैं, बालक सब इंतजार कर रहे थे, छोटे छोटे बालक, क्यों, खेलने जाने के लिए। तो वह किसका, भोलेनाथ का इंतजार कर, भोलेनाथ आ गए, ठीक है। हम उन खेलों के साथियों को देखते और सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर कर पढ़ते और हजम गोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। हजम गोलियों के दल यानी सभी बच्चों को हजम गोली बोलते हैं, ठीक है। यानी बाबूजी तब उनके जो रोने का है नाटक वगैरह खत्म हो जाता है, उतरते हैं नीचे, उनके साथ मिलकर जाकर तमाशे शुरू कर देते हैं। तमाशे क्या, तमाशे भी ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक, वह जैसे नौटंकी होता है ना, तो वह नाटक को बुनते हैं। और चबूतरे के कोने में ये नाटक का घर बनता था। चबूतरा के कोने में वही घर के द्वार पर एक नाटक का कोना बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी, छोटी सी चौकी थी नहाने के लिए, बैठकर वह रंगमंच बनता था, यानी कि स्टेज बनता था, ठीक है। और उसी पर सरकंडे के खम्भे पर कागज़ की चंदाओ लगता था। उस पर सरकंडे खम्भा लगाकर उस पर कागज़ की चंदाओ लगाया जाता था, मतलब वो लगाते थे खेलने के लिए। और उसी पर मिठाइयाँ की दुकान लगती थी, उसमें भी चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों पर ढेले मिट्टी का ढेला रख के उसे लड्डू बोलते थे, ठीक है ना। पतई के कचौड़ियाँ बनाए जाते थे, पतई को कचौड़ी। आप लोग भी छोटे छोटे में खेले होंगे या देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पतई पकड़ उसे कचौड़ी पूड़ी बोलते हैं, बनाते हैं। वही बात थी यहाँ पर भी, ठीक है ना। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे, जैसे घड़ा फूट जाता है तो उसको बतासा बोलते थे, ठीक है ना। कोई खा ले तो चल जाएगा, काम खत्म। और मिठाइयाँ सजाई देती थी। ठिकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। ठिकरों मतलब ईंटा के छोटे छोटे पत्थरों के बटखरा बनते थे, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े का पैसा बनाया जाता था, ठीक है। और हम ही लोग खरीदार, यानी वो बच्चे ही खरीदार और बच्चे ही बिक्री करने वाले दोनों थे। दुकानदार भी वहीं, खरीदार भी वहीं थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे, वो भी आते थे, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरंडे बनाते। बाबूजी आई लगाने के, हाँ तो हम खरीद लेते नहीं थोड़ा। बाबूजी बार बार इन लोगों को खेलों को उभार देते थे, ठीक है। जब आते थे वो लोग बिगाड़ उगाड़ कर भाग जाते थे, ठीक है ना। तो उस समय छोड़ देते थे, फिर अब दूसरे खेत
फिर इन्होंने घरौंदा बनाने का सोचा मिट्टी का, ठीक है ना, और धूल के मेढ़ दीवार बनते थे, तिनके की छप्पड़ बनते थे, दातुन के खंभे, दातुन होता है ना, उसका खंभा बनाया जाता था, दिया सलाई का उसका गेट बनाया जाता था, घड़े के मुहड़े की चूल्ही चौकी, घड़े का मुहड़े का चूल्ही चौकी, जो घड़ा का ऊपर का होता है ना, वो चुकवा मुहड़ा लेका मुहवा, उसको क्या चूल्ही चौकी बनाया जाता था, ठीक है ना। और कढ़ाई, बाबूजी के पूजा वाली अचमनी एक छोटी सी चमचा होती है, ठीक है ना, कलछी बनती थी, और पानी के घी बनाया जाता था, धूल के पिसान मतलब आटा मैदा ये सब, ठीक है ना, और बालू की चीनी जनेधर तैयार करके, और जिम ही करते थे हम लोग, जनेहार बनती थी और पंगत बैठ जाती थी, वहाँ पर पात खिलाया जाता था, खाना खिलाया जाता, भोज खिलाया जाता था, ठीक है ना। तब अंत में फिर बाबूजी आते हैं और बैठ कर कहते हैं कि मुझे भी लाओ, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँ। तब ये लोग घरेंदा वगैरह भी खाकर वहाँ से भाग जाते थे, खेलने, हंसने लगते थे, खेलने लगते थे, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग बारात की जुलूस निकालते थे, कभी कभी बारात के नौटंकी किया जाता था, ठीक है ना, बाराती बनते थे, ठीक है ना। कनस्तर का तंबूरा बजता था, अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती थी, ठीक है, और टूटी चूल्हेदानी की पालकी बनती थी, हम समधी बनते थे, भोलेनाथ को समधी बनते थे, और बनकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने में चलकर बारात के दूसरे कोने से जाकर दरवाजे लगती है, और वहाँ काठ की पटरियों से गोबर के लीपे आम और केले के टहनिए से सजाए हुए आंगन में एक चूका रखकर उसे कलश बनाया जाता था। वहाँ पर विवाह होता था, शादी होती थी, ठीक है ना। उसी में एक लड़के को खटोले पर बैठाकर उसे लाल कपड़ा उड़ाकर वो दुल्हन बनता था, वो खटोला सवारी बनता था। इतने में बाबूजी आते हैं और उसका घूंघट उठा देते हैं, तब तक सारा काम बिगड़ जाता है, खेल सब खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मंडली, लड़कों की मंडली जुट जाती है और एक होते हैं राम जयमती की खेती की जाती है, बस चबूतरे की घिरनी, वहीं पर सारे काम होते हैं, उतनी ही जगह में सब। अब की बार खेती होगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या करेंगे, एक बांस की तरह लेकर बच्चे को उसमें रस्सी बांध कर, दो बच्चे उसे बैल की तरह खींच रहे हैं, खेती हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। जो बस्कट होता है उसे निकाल कर उसका ये ओसौना करने वाला बनाया गया, और वहाँ पर तरजुई जो दियरी होती थी, दिया, उसको छेद छेद कर तरजुई बनाया गया था। उसे तौल कर राशि बनाई जाती थी, अनाजों की राशि बनाई गई थी, और उसे बेचा खरीदा जा रहा था, ठीक है ना। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए पटाए जाते थे, और फसल तैयार उतनी देर में सब काम हो जाता था, फसल भी तैयार हो जाती थी, हाथों हाथ फसल कट भी जाती थी, और काटते समय गाते समय गीत भी गाते थे बच्चे। क्या गाते थे कि ऊंच नीच में कई कियारी, ध्यान दीजिएगा, ऊंच नीच में कई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी, गाते थे कि ऊंच नीच में कई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी, ऊंच नीच में कई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी, ऐसे बोलते रहते थे, ठीक है ना। और मजे लेते थे, बिल्कुल आनंद मनाते थे। फसल को एक जगह रख कर उसके पैरों से रौंद डालते थे, फसल को लाते लाते कचट कर उसे कसेरे से सूप बनाकर ओसौना करते थे, और राशि तैयार करके दियरी बनाकर उसे तरजुई बनाकर ऐसे करते रहते थे, ठीक है ना। इन सब का नाटक जो राही चलता था, बटोही वगैरह जो बेचने और किनने वाला नहीं होते हैं राह में, वो भी देखते थे, तो कुछ देर तक रुक कर उन्हें देख कर इंजॉय करते थे, हंसने लगते थे, ठीक है ना। जब कभी हम लोग ददरी मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखते थे तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। यानी ददरी मेला लगा है और उस मेले में कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई लोग जा रहे हैं, तो ये लोग चिल्लाने लगते थे, कूद कूद कर कहते थे कि चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, ठीक है ना। ऐसे कहावते ये है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे चिल्लाते थे, दोनों हाथ ऊपर करके चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, जब इस तरह चिल्लाते रहते थे, ठीक है ना। अगर किसी दूल्हे की बारात जा रही हो, बड़ी बदमाशी करते थे ये बच्चे, ठीक है ना। उसमें किसी दूल्हे की बारात जा रही हो तो ओहरदार पालकी देखकर, जो होता है ना असवारी, जिसमें दूल्हा बैठकर जाता है परेशान करने के लिए, तो देखकर तब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे? तब बच्चे चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार में हरी, ठीक है ना। ऐसे कहावते वो चिल्लाते थे जोर जोर से कि रहरी में रहरी पुरान लहरी, डोला में कन्या हमार मेरी, इस तरह चिल्लाया करते थे। इतने में एक बार की बात है कि कुछ एक बूढ़े वर था, ठीक है ना, बूढ़े दूल्हा, ठीक है, जो ब्याह करने जा रहा था, और उस समय यही चिल्ला रहे थे ये बच्चे जो है, वो खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि रहरी में रहरी पुरान लहरी, डोला में कन्या हमार मेहर, इस तरह चिल्ला रहे थे। और बूढ़ा जो है गुस्सिया गया, तब बाहर निकला और उठा कर ढेला लखेत लिया, मार ढेला, ठीक है, मारने दौड़ा कर मारने लगा, ठीक है। तब जा रहे थे
लिख रहे हैं कि खसुट खबीस बूढ़ा का सूरत आज तक मुझे याद है, घोड़े जैसा उसका मुंह था, पता नहीं उसका ससुर कैसे उसे पसंद कर लिया था उसे ब्याह करने के लिए। ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, ठीक है ना, कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी में कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। ठीक है, आंधी आया थोड़ा सा तो बगीचा की ओर दौड़ पड़, चलो वहाँ पर आम गिरेगा उसे उठा कर लाएंगे। ठीक है, वहाँ चुन चुन कर धुले धुले गोपे आमों चबाते थे, वहाँ पर आम उठा उठा कर वहीं पर खाते थे, चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई पर पट गई। आंधी आई, कुछ समय के बाद में आंधी भी खत्म हो गई, कुछ समय के बाद आंधी चली गई। उसके बाद आकाश में काले बादल में से ढक गया, पूरे आकाश में काले बादल, मेघ गरजने लगे। ठीक है, और तेज बारिश होने लगी। ठीक है, ठीक है, उतने में बहुत ज़्यादा सनसनाने वाली ठंडी हवा, पेड़ें झूमने लगी, डोलने लगी, तेज एकदम, मतलब मौसम खराब हो गया पूरा तेज। ठीक है ना, इतने में वहाँ पर ये लोग थे और ये लोग चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाए कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिराई। ठीक है, ऐसे बोल रहे थे ताकि बरखा खुल जाए। ठीक है ना, कि 1 पैसा के लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ठीक है ना, लेकिन बरखा रुकी नहीं और मूसलाधार बारिश होने लगा। हम सब पेड़ों के जड़ से इस प्रकार चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। ठीक है ना, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। कुछ समय के बाद वो रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। अरे जब बारिश होता है तो अंदर से कीड़ा मकोड़ा निकलने लगते हैं, तो बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे और हम लोग डर कर भागे। हम लोग बैजू बड़ा ढीठ था, इनका एक दोस्त था, उसमें बैजू बड़ा नाम था उसका, वो थोड़ा सा ढीठ था, होता है ना लड़के थोड़ा सा ढीठ, मानते ही नहीं है, ढीठ था। संयोग से बीच में ही वो भाग रहे थे, उसी बीच में एक मूसन तिवारी नाम के एक व्यक्ति मिल गया। ठीक है ना, थोड़ा सा बूढ़ा था वो मूसन तिवारी। ठीक है ना, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। अब बैजू उसे चिल्लाकर बोला, उसे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, इस तरह चिल्ला कर जब वो बोला बैजू, तो उसके साथ साथ ये लड़के भी जाएंगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, इस तरह चिढ़ाने लगे उसको। ठीक है, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया और मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, वह खदेड़ दिया। हम लोग बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो भाग चले और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कियों को गिरफ्तारी वारंट निकाला गया। वो पहुंच गए कहाँ, स्कूल में पहुंच गया और जाकर वहाँ कंप्लेन कर दिया। और स्कूल के गुरुजी ने 4 गो लड़का भेजले कि जा लोग बैजू के अब भोलेनाथ के तन उठाई के लेके आवल, तब वारंट उन लोग के दिया। ठीक बा, बैजू तो भाग गया लेकिन भोलेनाथ पकड़ा गए। भोलेनाथ गए, वहाँ पर दाँत के फटकार लागल भोलेनाथ के। ठीक है, बैजू 9-11 हो गया भोलेनाथ। फिर गुरुजी ने खूब फटकार लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वो दौड़ते हुए पाठशाला गए, वहाँ पर गोद में उठाकर उससे पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। मानते थे बाबूजी बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूर आने लगे, रोते रोते उनके कंधा, और वह बाबूजी को देखकर बहुत तेज रोने लगा। रोते रोते बाबूजी का पूरा कंधा भीग गया। बाबूजी ने गुरुजी से अर्जी लगाई, जैसे तैसे करके इनको भोलेनाथ को घर लेकर आ रहे हैं। रास्ते में तब तक ये लोग मिल जाते हैं, लड़कों की झुंड मिल जाती है रास्ते में, और ये लोग चिल्ला रहे थे, लड़के के झुंड चिल्ला रहे थे। वो बाबूजी के गोद में थे भोलेनाथ, उनको लेकर वो घर जा रहे थे। तब तक रास्ते में मिल जाते और चिल्लाते हैं कि माई पकाई गरर गर पुआ, माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाइम पुआ ना खेलम जुआ। ठीक है ना, इस तरह चिल्लाते थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइम पुआ ना खेलम जुआ। ठीक है ना, अब ये सुनते ही इनके जिम्मा चलना है बाबूजी से हट के कि नहीं हमें नीचे उतारो, और नीचे उतारने के बाद में उन लड़कों के झुंड में जाकर ये भी मिल गए और ये भी चिल्लाने लगे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइम पुआ ना खेलम जुआ। ठीक है, इस तरह चिल्लाने लगे। ठीक है, और देखते ही देखते फिर क्या, हमारा रोना धोना सब खत्म, इनका रोना धोना सब खत्म। बाबू से गोद से उतर गए और जाकर वहाँ पर एक मकई का खेत था, मकई के खेत में घुस गए। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया थी। ठीक है ना, बहुत सारी चिड़िया जो वहाँ पर थे, उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए ये लोग खेत में दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते इन्होंने योजना बनाई कि चारों तरफ से खेत को घेर लेते हैं तो चिड़िया को पकड़ते हैं। बेचारे जो आस पड़ोस के बूढ़ा लोग थे वो भी देखकर कह रहे जा चिड़िया के भी काम में खत्म है। ठीक है ना, फिर भी चिड़िया नहीं पकड़ाई और वहाँ से खेलते खेलते ये वहाँ पर भी इन लोगों ने कहा कि हम लोग खेत में अलग अलग खड़े होकर गा रहे थे। और क्या गा हुआ था, लोग कहते कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट।
ठीक है ना। राम जी के चिराई, राम जी के खेत, खा लो चिराई भर भर पेट, इस तरह का वो गा रहे थे चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, हमें कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे और कहीं कहकर हंसते हैं कि चिड़िया की जान खिलौने, लड़कों का खिलौना। ठीक है, इस तरह कह रहे थे कि लड़के और बंदर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना। वहाँ से खिलते खिलते नीचे से ऊपर पानी फेंक, वहाँ से खेलते तो वे एक टीला की तरफ पहुँच गए, थोड़ा सा ऊंचा जगह था। और वहाँ पर एक बिल था, इन्हें लगा कि चूहे का बिल है और उसमें पानी डालने लगे। तब तक थक गए थे ये लोग बहुत, उसमें पानी डाल डाल कर देखने लगे। और उस उतने में क्या हुआ कि चूहे का बिल से तो गणेश जी का चूहा नहीं निकला, लेकिन शंकर चूहा का जान बचाने के लिए शंकर भगवान का सांप निकल गया। ठीक है, उस सांप को देखकर वे लड़के डर गए और डर कर इतने तेजी से भागने लगे कि कोई गिर कर कोई नाक फोड़ रहा है, कोई आँख फोड़ रहा है, कोई घुटना फोड़ रहा है, ये सारे चीज़ फोड़ते हुए, कोई कांटा ऊँटा सारा पार करते हुए बिल्कुल कांपते कांपते दौड़े घर भागे। भोलेनाथ भी भागे और जाकर बाबूजी दुआरी पर बैठकर गुड़गुड़ा पी रहे थे, सॉरी वो क्या कहा जाता है, हुक्का। और बाबूजी के पास नहीं गए, दौड़ते दौड़ते एकदम घर में अंदर भागे। माँ उस कुछ फटक रही थी और उनके जाकर आंचल में बिल्कुल छिप के गोद में बैठकर छिप के माँ को पकड़कर पूरे कांपने लगे और पूरे लहूलुहान चेहरा देखकर, पसीना से देखकर माँ भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, पूछ रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ समय तक पूछने, माँ भी उसे दाब कर उसे दुलार रही है, प्यार कर रही है। कुछ समय पूछने के बाद में केवल उनके मुँह से इतनी ही शब्द निकल रहे थे, सास सास, समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कहानी थी ये, और बड़ी संकट में आ गए। बाबूजी भी आए अंदर, आकर अपने गोद से अपने गोद में लेने की कोशिश किए, लेकिन भोलेनाथ अपनी माँ के गोद से नहीं उतरे। यही कहानी थी और इसी को माँ का आंचल कहा गया है। यानी कि कितना भी दुनिया मान ले, प्यार कर ले, दुलार ले, लेकिन माँ का जो प्यार होता है उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। जो संकट में माँ की जो दुलार और प्यार काम आती है, उसका तुलना दुनिया के कोई भी प्यार नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो यही था कहानी हमारा माता का अंचल शिव पूजन सहाय की, और आशा करते हैं कि आप लोग की बड़ी ही मस्त लगी होगी, बड़ी ही जोरदार लगी होगी। तो धन्यवाद, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज यहाँ पर, हर क्षेत्र का नॉलेज दिया जाता है। हमारे चैनल आप लोगों का चैनल है और यहाँ पर हम आपके हैं और हम आपके ही रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नई कहानी के साथ में, बिल्कुल धमाकेदार। ठीक है।